हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी और ये है पार्ट 7। सो टॉपिक है हमारा सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सो वॉरेन हेस्टिंग, एक चीज़ मैं ये कहूँगी, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस ना देखी हैं तो वो भी देख लेना, वरना समझने में कुछ परेशानी आ सकती है। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे कब से कब 1773 से लेके 1785 तक, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ऐसे तो गवर्नर जनरल बहुत रहे हैं, लेकिन ये बाकियों से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कंपनी के एक्सपेंशन में, मतलब कंपनी के जो पावर्स है उसको बढ़ाने में, पूरा व्यापार बढ़ाने में, एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras। इनका जो टाइम पीरियड था जब ये गवर्नर जनरल थे, तब बंगाल ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास में भी कंपनी की पावर्स फैल चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो अगर आपके आंसर में इस तरह का कुछ आए तो आप यहाँ मुंबई मत लिखना, बॉम्बे ही लिखना, क्योंकि उस टाइम पे बॉम्बे मद्रास जो बोला जाता था वही आप लिखोगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ब्रिटिशर्स जो ज़मीन पे कब्जा करते थे, जो भी टेरिटरीज पे वो कब्जा करते थे, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे करते थे कि उन्होंने प्रेसिडेंसीज बना ली थी कुछ। कितनी प्रेसिडेंसीज बनाई थी? 3। और 3 कौन कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, और हर प्रेसिडेंसी के अंदर एक कौन होता था? गवर्नर होता था। और इन तीनों गवर्नर का जो सुप्रीम हेड होता था वो होता था गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल सबसे बड़ा है और गवर्नर हर एक प्रेसिडेंसी में अलग अलग होता था। Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था तो आप बता देना वॉरेन हेस्टिंग था। इसने बहुत सारा काम किया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में। From 1772 a new system of justice was established। जो आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम जस्टिस मांगने जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं अलग अलग प्रकार के। उस टाइम पे क्या होता था, 1772 में एक नया सिस्टम लेके आया जस्टिस के लिए। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट बना दिए थे। एक तो जो क्रिमिनल लॉ का होता है, ठीक है, जिसको फौजदारी अदालत कहते थे, और दूसरा था सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहते थे, जहाँ पर घरेलू मामले होते थे। और क्रिमिनल केसेस तो आपको पता ही है, किसी ने गोली मार दी या हत्या कर दी, इस टाइप का। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्टेड इंडियन लॉज फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो देखो, मुस्लिम्स में एक होते हैं मौलवी, ठीक है, इनको मुस्लिम्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि किस में क्या सज़ा करनी, ये इनको जानकारी होती है। और हिंदुओं में जो पंडित होते हैं उनको पता रहता है कि किस चीज़ की क्या सज़ा होगी। तो ये यूरोप के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो यूरोप के थे, उन्हें तो नहीं पता रहेगा कि कैसे सज़ा देनी है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है। तो उनको कौन बताया करता था? मौलवी और हिंदू पंडित्स बताया करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट था उसको किसके अंदर रखा गया था? काजी एंड अ मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। देखो, कलेक्टर तो रहता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज है, तो ब्रिटिश का आदमी, ब्रिटिशर्स तो रहेंगे ही ना, तो ब्रिटिशर कौन होता था? कलेक्टर, ठीक है, वो तो रहता ही था, लेकिन उसके साथ साथ काजी और मुफ्ती भी रहते थे। अब काजी कौन है? काजी एक जज होता था जो सजा सुनाता था, और मुफ्ती क्या होता था? मुफ्ती को मुस्लिम कम्युनिटीज की सब रूल्स की जानकारी अच्छे से होती थी। A jurist of the Muslim community responsible for expounding the law that Qazi would administer। तो मुफ्ती बताता था कि इसने ऐसे ऐसे किया है, और काजी फिर उस हिसाब से उसको सजा सुना देता था। यहाँ पर एक और वर्ड आया है, पीछे हम इसके बारे में देखेंगे, लेकिन पहले ही देख लो, इम्पीचमेंट क्या होता है?
अगर मान लीजिए कोई बड़ी पोस्ट पे कोई आदमी है और वो कुछ गलत कर रहा है और आप उसे हटाना चाहते हो, तो जो प्रोसेस होती है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो देखो, हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, कितनी ऊंचा ओहदा होता है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन भी होता है इंडिया का, वो प्रेसिडेंट है हमारे। इस टाइम पे कौन है प्रेसिडेंट, जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अगर मान लो हमें लगेगा कि प्रेसिडेंट सही से काम नहीं कर रहा है ना, तो हम एक प्रोसेस चलाएंगे जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है लोकसभा राज्यसभा में। और अगर वहां पर सबकी सहमति होती है, एक मेजोरिटी हो जाती है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो उसको इम्पीच किया जा सकता है और वो अपने पद से हट जाएंगे। तो ये होता है इम्पीचमेंट। देखो तो जरा इस फोटो में क्या दिखाया गया है। द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग पेंटेड बाय R.G. पोलार्ड 1789 में। ये when Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for misgovernment of Bengal. This led to an impeachment proceeding in the British Parliament that lasted 7 years. तो देखो, बहुत छोटी सी उम्र में ये वॉरेन हेस्टिंग इंडिया आ गया था और इसने बहुत पैसा कमाया, बहुत कमाया। तो उस पर बहुत चार्जेस भी लगे क्योंकि उसने करप्शन किया इस तरह के। तो जब ये इंग्लैंड गया लौट के अच्छा खासा पैसा लेके, तब इस पे इम्पीचमेंट चलाया गया था। इम्पीचमेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो करी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये पेंट की गई है वहीं के पेंटर ने, R.G. पोलार्ड ने 1789 में। ये कुछ इस तरह से दृश्य इसका दिख रहा है कि पार्लियामेंट में सब बैठे हैं, कुछ जजेस वगैरह भी हैं और इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जा रही है वॉरेन हेस्टिंग पे। अगर आप सोच रहे होगे कि ये लोग इतने महान हैं इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के साथ इन लोग गलत किया वॉरेन हेस्टिंग में, तो उसके ऊपर सजा सुनाई जा रही है, इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इंडिया की भलाई के लिए नहीं कर रहे थे। कुछ जलन होती है ना लोगों को कि ये इतना पैसा कमा लिया, हम नहीं कमा पाए, तो उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में ये लोग इम्पीचमेंट कर रहे थे, इंडिया की भलाई के लिए इम्पीचमेंट नहीं कर रहे थे। में क्या लिखा है, I impeach the common enemy and oppressor of all. Here is a passage from Edmund Burke's eloquent opening speech during the impeachment of Warren Hastings. तो देखो किसने अक्यूज किया था, आरोप लगाया था, इन्हीं ने, एडमंड ने ही आरोप लगाया था वॉरेन हेस्टिंग पे कि इन्होंने करप्शन फैलाया है, अच्छे से गवर्नमेंट को संभाला नहीं बंगाल में, है ना, मतलब गलत काम किया, तो इम्पीचमेंट चलाओ। तो इन्हीं ने एक तरह से आरोप लगाया था। तो इन्होंने अपनी स्पीच में, जो उस टाइम पे स्पीच दी थी इम्पीचमेंट के टाइम पे, उसमें बोला था कि आई इम्पीच, मैंने इम्पीच किया है किसको, कॉमन एनिमी, जो सबका कॉमन दुश्मन है उसको, और जिस ऑपरेसर को, ऑपरेसर कौन होता है, दबाने वाला। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, इन अपनी जलन के कारण इन्होंने किया था, इंडिया का भला करना इनके दिमाग में कुछ नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लो, देखो क्या लिखा है, आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। देखो कितनी बड़ी बात लिख रही है कि मैंने इनको इम्पीच क्यों किया है, फॉर द पीपल, हम हिंदुस्तानियों के लिए किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। whose rights he has trodden under his foot and whose country he has turned into a desert। बोल रहे हैं कि इन हिंदुस्तानियों के लिए किया है जिनके अधिकारों का इन्होंने हालत खराब कर दी उन लोगों की, है ना, और कंट्री को बर्बाद करके डाल दिया, कंट्री को एक डेजर्ट बना दिया। लास्टली इन द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, इन द नेम ऑफ बोथ द सेक्सेस, इन द नेम ऑफ एवरी एज, इन द नेम ऑफ एवरी रैंक, आई इम्पीच द कॉमन एनवी एंड द ऑपरेसर ऑफ ऑल। तो इतना लंबा चौड़ा जो भी इन्हें भाषण दिया उसका एक ये पैराग्राफ है, बट मैंने आपको बता दिया कि इनकी क्या मेंटेलिटी थी, इनने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित, जब हम दोबारा आ जाते हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे, जस्टिस की बात कर रहे थे, एंड हम दोबारा से अब जस्टिस पे ही आ जाते हैं। काजी मौलवी हिंदू पंडित्स की जो बात चल रही थी उसी पे हम आ गए हैं। अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव different interpretations of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब किसी हिंदू पे कोई आरोप लगता था तो जो ब्राह्मण, जो पंडित थे, वो अलग अलग प्रकार के लोकल लॉज बता देते थे अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र। और ये लॉ बड़े टिपिकल हो जाते थे क्योंकि हिंदुओं में बहुत सारी जातियां हैं और उन मतलब कास्ट हैं, और उन कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है।
तो अलग अलग लॉज हो जाते थे। इसीलिए टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी हेल्थ ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। देखो, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग जाति थी, उनके हिसाब से उनके कानून कायदे होते थे, तो बहुत परेशानी से आ रही थी। तो क्या कहा ब्रिटिशर्स ने, 11 पंडितों को बुलाया और 1775 में उनसे बोला कि तुम एक कंपाइल कर दो सारे लॉज को एक जगह पे, और वो तो अब हिंदी में होगा, अपनी भाषा में होगा पंडितों की, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट ट्रांसलेट किया था एन.बी. हालेड ने क्या किया था, ट्रांसलेट कर दिया था उस सबको। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। और सिमिलरली 1778 में जो मुस्लिम्स का भी जो लॉज वगैरह होते थे उसको भी कंपाइल कर दिया गया और ट्रांसलेट कर दिया गया था, ताकि जो यूरोप के जजेस होते हैं उनको भी समझ में आए, क्योंकि उनको उर्दू और हिंदी तो आती नहीं थी, इंग्लिश समझ पाते थे, और एक ही उनको पता भी नहीं था हमारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। इसलिए जो भी पंडित थे, मौलवीज थे, जो भी थे, उनसे लिखवा लिया एक जगह पे और उसको इंग्लिश में भी करवा लिया, ताकि यूरोप के जो जज आ रहे हैं, जो फैसले सुनाएंगे, उनको कोई तकलीफ ना हो। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established by a Court of Appeal. The Sadar Nizamat Adalat was also set up at Calcutta. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 में आया था। देखो, नाम से ही समझ लो, रेगुलेटिंग मतलब हम किसी चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, ताकि ईस्ट इंडिया पे थोड़ा सा हम रेगुलेट कर सकें, हम नहीं, मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उस दौरान ही एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील। और कोर्ट ऑफ अपील का क्या नाम था, द सदर निजामत अदालत। इसको भी सेटअप किया गया था कैलकाटा में। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए और बेहतर कर सकूं। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। देखो, आज के टाइम पर भी लोग बाग यूपीएससी वगैरह के लिए पागल हैं देने के लिए, मतलब है ना, हर कोई चाहता है कलेक्टर बनना। उस टाइम पे बोलते थे, तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों बोलते थे, इसलिए बोलते थे क्योंकि रेवेन्यू को कलेक्ट करता था वो। कलेक्टर क्या करता था, रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, डेट इज वाई डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, इसलिए उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता था, आज भी है। As the title suggests, his main job was to collect revenue, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था एक डिस्ट्रिक्ट में। किसके साथ मिलके, जजेस के साथ मिलके, पुलिस ऑफिसर्स के साथ और दरोगास के साथ। दरोगा तो आज भी बोलते हैं ना पुलिस वाले को, दरोगा। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. और धीरे धीरे कलेक्टर जहाँ बैठता था, उसका ऑफिस कलेक्टरेट, वो बहुत इम्पोर्टेंट पावर बन गया, पावर का सेंटर बन गया था, और जितनी पहले की जो इम्पोर्टेंट ऑथोरिटीज थी उसको पीछे छोड़ दिया, और अब कलेक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई सामने। Now the topic is the company army. कंपनी अपनी आर्मी भी रखने लगी अब। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reforms, but its power registers on its military strength. जो कॉलोनियल रूल था हमारे भारत में, उसके साथ बहुत सारे नए नए आइडियाज भी आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स भी आए थे, बट वो किसके बदौलत ही हो सकते थे, मिलिट्री के, है ना। आज हमारा भारत, हमारा देश भी तो कितने सारे वेपन्स खरीदता रहता है, कभी इजराइल से, फ्रांस से, काय के लिए खरीदता है ना, इसीलिए खरीदता है क्योंकि जिस देश की मिलिट्री पावरफुल होगी ना, उससे बाकी देश डर के रहेंगे, दब के रहेंगे। इसलिए मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, डिफेंस सेक्टर में खर्च करना बहुत ज़रूरी है। The मुगल आर्मी वॉज मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ कैवेलरी। ध्यान से सुनना, जो मुगल्स की आर्मी थी उसमें ज़्यादातर कैवेलरी होते थे। अभी कैवेलरी कौन होते हैं, हिंदी में सवार बोलते हैं। आपने घुड़सवार सुना है, घुड़सवार,
जो घोड़े के ऊपर चलते हैं या लड़ाई करते हैं उन्हें घुड़सवार कहते हैं। तो सवार भी खाली बोल सकते हैं, इंग्लिश में कैवलरी कहते हैं। ये लोग एक हाथ से तो घोड़े की लगाम को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से तलवार या जो भी जिससे भी लड़ते हैं उसको पकड़ते हैं, घोड़े पे बैठ के लड़ते हैं। तो काफ़ी ट्रेंड सोल्जर्स हुआ करते थे इन मुगल्स के पास, जो कि घोड़े पे बैठ के लड़ते थे। इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल सेना। जो सोल्जर्स पैदल पैदल मतलब अपने पैरों पे खड़े होकर ही लड़ते हैं नॉर्मल, उनको हम इन्फेंट्री कहते हैं, और जो घोड़े पे बैठ के लड़ते हैं उनको कैवलरी कहते हैं। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी। आर्चरी क्या होती है? तीरंदाजी। तीरंदाजी इसमें इनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। हम मुगल आर्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड यूज ऑफ सोर्ड, तलवार, तलवार को कैसे चलाना ये सिखाया जाता था। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल state did not feel the need to have large professionally trained infantry। जो कैवलरी थी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी मुगल्स की, भारी पड़ती थी बाकी चीज़ों पे, इन्फेंट्री वगैरह पे, है ना, क्योंकि भाई ये घोड़े पे लड़ रहे हैं, इस तरह से सोचते थे मुगल्स। और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि हमें ज़रूरत ही नहीं है इन्फेंट्री की, यानी पैदल सेना की, तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनर्स रखते नहीं थे अपनी इन्फेंट्री में। द रूरल एरियाज हैड अ large number of armed peasants and local zamindars often supplied the Mughal with पैदल soldiers। और देखो जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो मुगल्स क्या करते थे, जो भी इनके लोकल ज़मींदार हैं या किसान हैं उनको ही एज अ पैदल सेना में यूज़ कर लिया जाता था, या बड़े बड़े ज़मींदार के पास अपने और लोग होते थे नीचे काम करने वाले, तो उनको यूज़ कर लिया जाता था इन्फेंट्री में। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh, Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। लेकिन एक चेंज आया कब? 18th सेंचुरी में, जब मुगल्स, तो आपको पता है कि 1707 औरंगजेब के बाद मुगल का जो साम्राज्य वो बिखरने लग गया था, है ना, कोई पावरफुल रूलर ही नहीं था, तो छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए थे। तो फिर अवध और बनारस ये भी मुगल से ही रिलेटेड है, तो इन्होंने क्या किया कि जो किसान होते थे उनको रखना स्टार्ट कर दिया और ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया एज अ सोल्जर। East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army, from the Indian word सिपाही meaning soldier। तो सेम इसी प्रकार से मुगल्स को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही किया कि वो भी इंडियंस को रखने लग गई, किस पे? अपने यहाँ पर एज अ सोल्जर रखने लग गई, अपनी आर्मी बनाने लग गई। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग क्या बोलते थे इस आर्मी को? सिपॉय आर्मी, और जो हिंदी में वर्ड है वो है सिपाही, जिसको हम सोल्जर कहते हैं, और ये लोग कहते थे सिपॉय आर्मी। इंडियंस ही भर्ती थे इसमें। As warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirements of the company army declined। देखो अब क्या हो रहा था, 1820s का ये टाइम था जहाँ पर टेक्नोलॉजी आ रही थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो नए नए हथियार भी आ रहे थे। तो जो कैवलरी जो पहले के टाइम पे बहुत अच्छी मानी जाती थी कि भाई घोड़े पे बैठ के लड़ रहे हैं, उसका जो महत्व है थोड़ा अब कम होने लग गया। This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks। अब देखो ब्रिटिशर्स के पास ना बहुत टेक्नोलॉजी आ रही थी और अलग अलग प्रकार के हथियार भी आ रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ तो ये बाहर लड़ते रहते थे तो उनको पता भी चल रहा था, जैसे बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट। अब दो हथियार हैं इनके, मस्कट्स एंड मैचलॉक। आप पढ़ लो मस्टक क्या होता है ये? A heavy gun used by infantry soldiers। तो मस्केट होती है एक गन जिसको इन्फेंट्री पैदल सेना यूज करती है। मैचलॉक क्या होता है? एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्निटेड बाय अ मैच। तो ये भी एक तरह की गन है, इसमें आग लगाते हैं तब ये चलती है, ठीक है। The soldiers of company's army have to keep pace with changing military requirements and its infantry regiments now became more important।
तो सबसे अच्छी बात मैं बताऊं ईस्ट इंडिया कंपनी की यही थी कि वो टाइम के साथ चेंज होते रहे, उनकी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रही, लेकिन मुगल्स ने तो अपने इन्फेंट्री को प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं दी थी और टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। लेकिन जो ये लोग हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके पास टेक्नोलॉजी भी आ रही है और ये लोग ट्रेनिंग भी देने लग गए हैं। इन द अर्ली 19th century the British began to develop a uniform military culture। इन्होंने अपनी मिलिट्री पे बहुत ध्यान दिया और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्थापित करा। सोल्जर्स वर increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before। काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इंडियन सोल्जर्स इन्होंने अपनी आर्मी में रखे हुए थे उनको यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग मिलने लगी, काफ़ी डिसिप्लिन लेके आए उनके अंदर। क्योंकि देखो एक सैनिक के लिए, एक सोल्जर के लिए लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपने देखा होगा जो हमारे भी जवान हैं इस टाइम पे आर्मी के या नेवी एयरफोर्स के, इनको बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है इससे पहले। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये लड़ पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। तो इनको भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, साथ पे साथ डिसिप्लिन भी सिखाया जा रहा था, ड्रिल्स चलती थी। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की फोर्स को तैयार करते करते, अब ये लोग तो यूरोप के थे, क्रिश्चियंस थे, इनको क्या पता कि हिंदू और मुस्लिम्स के कल्चर क्या है और उनको क्या चीज़ बुरी लग सकती है। ठीक है, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं घटना जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही कल्चर्स को दिक्कत हुई है, कल्चरल प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। कुड इंडिविजुअल्स सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स? क्या कोई भी इंडिविजुअल है वो आसानी से अपनी कास्ट को छोड़ सकता है या फिर रिलीजन को छोड़ सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है एक तरीके से। तो could they see themselves only as soldiers and not as a member of communities? अब जो हमारे इंडियंस थे भले वो भर्ती हो गए थे ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एज अ सैनिक सिपाही, बट क्या वो हिंदू हैं, वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करना छोड़ते हैं, या कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करना छोड़ते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो भूल जाएं कि वो हिंदू है कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस की तरह बर्ताव करें, जो वो कह रहे हैं वो करें? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि कुछ सबसे ऊपर धर्म रिलीजन आ जाता है इंसान का। What did the sepoys feel? How did they react to the changes in their lives and their identity? That is, their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of sepoys. You will read about this revolt in chapter 5. तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यही हिंदू मुस्लिम वाला विवाद। देखो, हिंदू गाय नहीं खाना चाहता, मुस्लिम सुगर नहीं खाना चाहते, तो इस तरह के जो इन लोगों ने कुछ ऐसा विवाद खड़ा हो गया था, रिवॉल्ट आ गई, जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ 1857 का, और बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। अभी मैंने आपको इतना ही बता दिया है, ठीक है। ये देखो फिगर में क्या है, अ सवार ऑफ बंगाल इन द सर्विस ऑफ द कंपनी पेंटेड बाय एन अननोन इंडियन आर्टिस्ट 1780। तो देखो इस प्रकार से सवार होते थे, एक हाथ से लगाम पकड़ी हुई है और एक हाथ से तलवार है। तो वैसे अब हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ने में। Thus the East India Company was transformed from trading company to a territorial colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. देखो हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारी कंपनी बन के आई थी, हम पे शासन करने लग गई, हमारी ज़मीन को हड़पने लग गई, और इसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी हेल्प उनको ये मिलती है कि उस टाइम पे इंग्लैंड में टेक्नोलॉजी आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडियन बाय सी। Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. पहले क्या होता था, 6 से 8 महीने लग जाते थे इंग्लैंड से इंडिया आने में, लेकिन स्टीम इंजन्स का आविष्कार हो गया, बन गए स्टीम इंजन्स, तो उसकी वजह से अब कुछ ही 3 weeks के अंदर
जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया आ जाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स अब इंडिया आने लग गए, तो काम ज़्यादा बढ़ गया, उनका कंट्रोल हम पे ज़्यादा होने लग गया। बाय 1857 द कंपनी केम टू exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent। और 1857 आते आते क्या हो गया, कंपनी ने पूरी तरीके से लगभग 63% टेरिटरी पे राज करना स्टार्ट कर दिया। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। तो ये 63% तो डायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन इस 63 के अलावा जितना एरिया बचा है उस पर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इस टाइम तक इंडिया के पूरे इंडिया पे वर्चुअली होल इंडिया पे ही कंट्रोल राज अपना फैला चुकी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।